तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, पिछली बार बात क्या कर रहे थे? ऐसे आपने बताया था थोड़ा सा कि कैसे नहीं, करते the primary thing is this that we need to understand that why research is actually essential in Ayurveda. ठीक है? I mean, I have raised you certain fundamental questions that why do we actually require research, especially when we talk about the clinical medicine. ठीक है? बाकी सब जगह भी रिसर्च की उतनी ही आवश्यकता है, फंडामेंटल में बहुत ज़्यादा रिसर्च की आवश्यकता है, क्योंकि फंडामेंटल आपको पता नहीं है, फंडामेंटल के लॉजिक्स आपको नहीं पता है, आप बेसिक प्रिंसिपल में एक पैसे का रिसर्च नहीं होता है, कुछ नहीं होता। आपके यहाँ पे एक छोटी सी चीज़, जैसे हम आपको बात बताएं, अभी हम रिसेंटली गए थे बीएचयू में क्रिया शारीर का एक पीएचडी का इम्तहान लेने के लिए। प्रकृति के ऊपर कुछ काम किया था उन्होंने। प्रकृति पे जितने भी रिसर्च पेपर आज की तारीख में पब्लिश हुए हैं, somebody did a kind of PhD in related to that area, and they have identified all kind of tools and instruments which are available to identify the prakriti in an individual। ठीक है? अब प्रकृति आपके हिसाब से क्या चीज है भाई? प्रकृति क्या है? स्वभाव से प्रभाव स्वभाव से जो होती है सर वो स्वभाव से होती है। मतलब प्रकृति का डेफिनेशन क्या है? इफ आई आस्क यू, शुक्र शोणित संयोगे यो भवेद दोष उत्कटे, है ना? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, चलो। तो इसका मतलब क्या हुआ? शुक्र शोणित के संयोग से जो कुछ भी बन रहा है वो प्रकृति हो गया। ठीक है? और उसको आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे लोगों ने बनाए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग टूल हैं। टूल का डेफिशिएंसी क्या है? मतलब एक तो सबसे पहली चीज कि हम आज तक यही नहीं समझ पाए कि प्रकृति है क्या चीज। आपने कहा तो कि शुक्र शोणित के संयोग से बनती है, लेकिन शुक्र के शोणित के संयोग से क्या चीज बनी है वो? ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आप ये कहते हैं कि उसमें बहुत सारी और कंफाउंडिंग फैक्टर्स हैं। बहुत सारे कंफाउंडिंग फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ? खाली शुक्र और शोणित का संयोग ही अल्टीमेट फिनोमेन नहीं है जो प्रकृति को डिसाइड करता है। उसके साथ कुछ और चीजें हैं, जैसे मात्रज भाव है, पितरज भाव है, रसज भाव है आत्मज ना, भाव। आत्मज भाव है ना। ये सारी चीजें क्या होंगी? सारी चीजें उस पर एड ऑन करती होंगी। शुक्र शोणित का संयोग क्या हुआ? वो पहला फिनोमेनन था। पहला फिनोमेनन था। उस समय जो कुछ भी शुक्र के शोणित के संयोग से बना होगा, शुक्र शोणित के संयोग से बनने का मतलब क्या हुआ? कि शुक्र में जिस दोष की प्रधानता रही होगी उस समय, जब शुक्र और शोणित का संयोग हुआ था, माने कि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब वो स्पर्म और ओवा का फ्यूजन हो रहा होगा, उस समय फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जो कुछ भी स्पर्म में दोषों का प्रीडोमिनेंस होगा, कोई दोष का प्रीडोमिनेंस होगा उस समय, और ओवम में कोई दोष का प्रीडोमिनेंस होगा, उन दोषों का जो भी डोमिनेंस रहा होगा, उस डोमिनेंस के आधार पर जाइगोट में डोमिनेंस हो गया, वो बना, फर्टिलाइज हो गया ओवा। लेकिन वहां बात खत्म नहीं हुई। वहां बात खत्म इसलिए नहीं हुई क्योंकि अभी उसको एक 9 महीने का जर्नी तय करना है, उस जाइगोट को फुल्ली बेबी के फॉर्म में कन्वर्ट होने से पहले, है ना? इतना लंबा समय है ना। और आपको ये मालूम है कि छोटे छोटे इंसिडेंसेस जो हैं अल्टीमेट आउटकम पे फर्क डालते हैं। माता का आहार विहार कैसा था, आहार उसका कैसा था, उसका विहार कैसा था, आपका चारों तरफ का एनवायरनमेंट कैसा था, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा था, उसका स्लीप कैसा था। मतलब आदमी ये कहता है कि मदर स्मोक करती है तो बच्चे के ऊपर असर पड़ता है, मदर अल्कोहल लेती है तो बच्चे के ऊपर असर पड़ता है ना? परिवार का माहौल कैसा है, उसका खाना पीना आपने क्या दे रखा है। दौहृद का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है आपके पास प्रसूति में, कि उसको कुछ अलग सी चीजें खाने का मन करता है, कुछ अलग सी चीजें करने का मन करता है। वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक और बेबी जो ग्रो कर रहा है, उसकी कुछ अपनी नीड्स हो सकती हैं, कुछ डिमांड्स हो सकती हैं। माने कि सिर्फ शुक्र और शोणित का संयोग अल्टीमेट चीज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? उसने जेनेटिक डिटर्मिनेशन किया, उसका जेनेटिक डिटर्मिनेशन किया कि फादर से कुछ जीन्स मिली, मदर से कुछ जीन्स मिली, दोनों मिलकर के एक आपका जीनोम बन गया, जो आउटकम का जीनोम था। ठीक है? जीनोम तो 90% एक ही जैसा होता है। जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी आप जीनोमिक एनालिसिस सबकी करेंगे तो क्या होगा? सबका एक जैसा निकलेगा। इंसान है ना, सारे के सारे आदमियों का जीनोम सबका एक जैसा होगा। आप में और इनमें जो अंतर हम ढूंढेंगे, तो 0.0000 कुछ होगा, हो सकता है कहीं कुछ फ्रैक्शन में इतना सा कोई जरा जुरी कुछ डिफरेंस निकलेगा, नहीं तो कुछ नहीं निकलेगा। तुम में और इनमें अंतर क्या है? किसी में कोई अंतर नहीं है। इंसानों तो सबका जीनोम तो एक जैसा है, सारे के अंदर क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही है, सबके अंदर जीन उतने ही होंगे, सबके अंदर। अंतर कहाँ से पड़ा फिर? फर्क कहाँ से पड़ा?
फर्क कहां से पड़ा? फर्क यहां से पड़ा कि देखिए जीनोम क्या है, जीनोम एक मशीनरी है बेसिकली, ठीक है। मतलब हमने क्या किया कि ये पूरे घर में मशीन है। अब मान लो ये पंखा लगा है, ये बल्ब लगा है, ये ट्यूबलाइट लगी है, कुछ लगा है, मशीनरी सेट है यहाँ पे घर में। जिसका बटन हम ऑन करते हैं वो चल जाता है। पंखे का बटन ऑन करेंगे तो पंखा चलेगा, बल्ब का बटन ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा, ट्यूबलाइट का बटन ऑन करोगे तो ट्यूबलाइट जलेगी। आप इक्विप्ड हो सारी चीज से, माने कि आपका जीनोम इक्विप्ड है सारी चीजों से, आपके अंदर सब कुछ है, परफेक्ट है ना। एसी का बटन लेकिन जलाओगे तभी एसी चलेगा, नहीं तो एसी नहीं चलेगा। कमरे में एसी लगा होने से एसी नहीं चलेगा। तो आपके अंदर जीनोम में वो सुविधा है, आपके अंदर क्रोमोसोम में वो गुण है, लेकिन आप उनको एक्टिवेट नहीं करोगे जब तक, तब तक वो जीन काम नहीं करेगी। और जीन काम कैसे करती है? जीन काम करती है प्रोटीन के फॉर्मेशन से। जीन अल्टीमेटली क्या करती है? जीन अल्टीमेटली क्या करेगी? ट्रांसफॉर्मेशन करेगी, ट्रांसक्रिप्शन करेगी, जाकर के प्रोटीन सिंथेसिस करेगी। और वो प्रोटीन सिंथेसिस जो होगी, वो प्रोटीन जो होगी, वो बायोलॉजिकल एंजाइम की तरीके से कोई काम करेगा, कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी को एक्टिवेट करेगा, कहीं जाकर के किसी फंक्शन को एक्टिवेट करेगा, फिजियोलॉजिकल कोई फंक्शन करेगा, है ना। कोई पर्टिकुलर प्रोटीन होगी जो एक पर्टिकुलर काम कर रही होगी। वो कब काम करेगी? जब आपने उसको सिंथेसाइज करने वाली जीन को एक्टिवेट किया था। आपने उसको एक्टिवेट कर दिया, जिसको आप बोलते हैं अपरेगुलेशन। जीन का अपरेगुलेशन हुआ, जीन का अपरेगुलेशन हुआ माने हमने बटन ऑन कर दिया। अब उस बटन को ऑन करने के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं हमारे पास में जो होनी चाहिए। जैसे स्टिमुलाई होते हैं। जैसे स्टिमुलाई क्या है? कमरे में बैठे थे, आपको गर्मी लग रही थी, आपने पंखा ऑन कर दिया, पंखे का स्विच। गर्मी क्या चीज थी? गर्मी स्टिमुलाई है। वो गर्मी वो स्टिमुलाई है जिसने आपके अंदर एक इंपल्स दिया। उस इंपल्स की वजह से आपने वो बटन ऑन कर दिया। गर्मी नहीं होती तो बटन नहीं ऑन करते, पंखा नहीं चलता। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ स्टिमुलाई होंगे, उसी में ठंडक ज्यादा लगने लगेगी, पंखा चल रहा होगा, बंद कर दोगे उसको, माने आपने उसको डाउन रेगुलेट कर दिया। उसको डाउन रेगुलेट कर दिया, उसका फंक्शन बंद कर दिया आपने। इसका मतलब क्या है? आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। और आप किससे गवर्न हो रहे हैं? जो स्टिमुलाई है आपके चारों तरफ, उससे गवर्न हो रहे हैं। इसका मतलब जीन का फंक्शन कौन रेगुलेट कर रहा है? जीन का फंक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। जीन का फंक्शन ऐसा नहीं कि हमको मिल गया इसलिए कहते हैं कि माँ बाप बहुत गुणवान है, बच्चा गुणवान होगा कि नहीं होगा जरूरी कतई नहीं है ये, है ना। महात्मा गांधी का बच्चा महात्मा गांधी नहीं बन गया, आपको नाम भी नहीं पता उनका कि उनके बेटे का क्या नाम। ठीक है, तो एक आदमी बहुत गुणवान हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उसकी संतति में वो गुण आए हों, या गुण आए भी हैं तो वो एक्टिवेटेड हों। क्यों? उनके एक्टिवेशन के लिए एक अलग मैकेनिज्म है, उनके एक्टिवेशन के लिए अलग एक मैकेनिज्म है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या उसका जो एनवायरमेंट रहा होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमने क्या चीजें एक्टिवेट करके भेजा है। अब जो चीजें एक्टिवेट हुई उसके आधार पर वो जीन एक्टिव हो गए उसके। अब एक पर्टिकुलर सेट ऑफ जीन एक्टिव हो गया आपका, ठीक है। जीन सेट पूरा है, मान लीजिए आपके अंदर 100 जीन है, 100 तरीके के, उसमें से हर जीन का फंक्शन अलग अलग है। किसी भी एक व्यक्ति विशेष में 50, 60, 70, 80 जो भी एक सेट है वो एक्टिव होता है। वो जो जीन का सेट एक्टिव हुआ है उसके आधार पर क्या डिटरमाइन होता है? उसके आधार पे आपके फंक्शन डिटरमाइन होते हैं। क्योंकि जीन अभी कोई स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है, कुछ भी नहीं बना रहा है। सबसे पहले जो शरीर में होता है वो क्या होता है? फंक्शन होते हैं। आपकी पूरी साइंस फंक्शन बेस्ड है। आयुर्वेद पूरा का पूरा क्या क्या है? फंक्शन बेस्ड है। शरीर बाद में आता है, सबसे पहले फंक्शन आता है। इसलिए आप कहते हो ना, वात पित्त कफ को कैसे समझते हो? आप फंक्शन से समझते हो। उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है ना, कि वात की ये प्रॉपर्टीज हैं, पित्त की ये प्रॉपर्टीज हैं, कफ की ये प्रॉपर्टीज हैं, उनके फंक्शन से आप समझते हो, ठीक है। अब क्या हुआ, जब अल्टीमेटली जब बर्थ हो रही थी उस समय तक हमने जो कुछ भी आहार विहार ले रहे थे, जो कुछ भी हमारा लेना देना था, हमने खाना पीना जो कुछ भी जैसा भी किया, उसके आधार पे हमने उस मशीनरी के कुछ हिस्से को एक्टिवेट कर दिया और कुछ हिस्से को नहीं एक्टिवेट किया, ठीक है। जो भी स्टिमुलाई जैसा मिला होगा हमको, जैसा स्टिमुलाई हम दे रहे होंगे उस जीन में, उसके आधार पर उसकी कुछ चीजें एक्टिव हो गई। अब वो जो चीजें एक्टिव हुई उनके आधार पर उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन बने। फिजियोलॉजिकल फंक्शन बने का मतलब क्या हुआ? उसके आधार पर उसकी मेटाबॉलिज्म तय हुई। मतलब कोई जैसे क्या ना, कि आप वात पित्त कफ की जब बात करते हो तो मेटाबॉलिज्म के टर्म में जब आप बात करते हैं तो दो स्पेसिफिक टर्म है, एक है हाइपर मेटाबॉलिक, एक है हाइपो मेटाबॉलिक, ठीक है। दोनों नॉर्मल फिजियोलॉजी है। पित्त वाले की हाइपर मेटाबॉलिक है। पित्त वाला क्या है? पित्त वाले को ऊष्मा ज्यादा महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है उसको ज्यादा, है ना। कफ वाले को गर्मी नहीं महसूस होती है, कफ वाले को ठंड महसूस होती है, ठीक है।
तो क्या हुआ कि उनका जो एनर्जी का कंजम्पशन है और एनर्जी का जो प्रिजर्वेशन है वो डिफरेंट है। ठीक है, एक हाइपर मेटाबॉलिक हुआ, और हाइपर मेटाबॉलिक में भी क्या हुआ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है कि पित्त वाले को एनर्जी का कंजम्पशन ज्यादा है, उसका खर्चा ज्यादा है, इसलिए पित्त वाले को क्या करता है, पित्त वाला बार बार खाना खाता है, उसका एनर्जी का खर्चा ज्यादा है, उसका शरीर उष्म रहता है, गर्म रहता है, आप टेम्परेचर उसका देखते हो आपको गर्म फील होता है, कफ वाले को छूते हो आपको ठंडा फील होता है ना। पित्त वाला दिन में 3 बार खाना खाता है तब भी उसको भूख लगी रहती है, कफ वाला 1 बार खाना खा लेता है, वो उसका काम चलता रहता है, उसको नहीं जरूरत पड़ती है। ठीक है, पित्त वाला ज्यादा खाना खाता है तब भी वो बहुत ओबीज नहीं होता है, कफ वाला थोड़ा सा खाता है, वो कहता है साहब हम हवा भी खाते हैं तो भी मोटे हो जाते हैं, है ना। और पित्त वाले वात वाले को तुम कहो साहब, वो कहते हो घी में नहला दो उसको तब भी वो मोटा नहीं होता है, ऐसा है ना। कहां से आता है ये डिफरेंस, कहां से आया ये? हाँ, प्रकृति तो मोटा चीज हो गया ना एकदम। प्रकृति का माने जो आपने जो जीन एक्टिवेट किए थे, जहां पर जो जीन रेगुलेशन आपने किया था, वो जीन उसके मेटाबॉलिक फंक्शन को रेगुलेट कर रहे हैं। उसके मेटाबॉलिक फंक्शन को रेगुलेट करने का मतलब क्या हुआ, अब देखिए बड़ा एक सुंदर वो है फिजियोलॉजिकल फिनोमेनन कि वही खाना आप खाते हो, वही खाना ये खाती है, वही खाना कोई और खाता है, उस खाने का असर आपके ऊपर दूसरा होता है, इनके ऊपर दूसरा होता है, इनके ऊपर दूसरा होता है। खाना तो वही है, लोग भी वही हैं, आप भी मनुष्य हो, ये भी मनुष्य हैं, ठीक है, लेकिन वही खाना इनके ऊपर दूसरी तरीके से असर डालता है, वही खाना इनके ऊपर दूसरी तरीके से असर डालता है। इसका मतलब उस फूड को प्रोसेस करने वाली जो यूनिट आपके अंदर थी, वो आपके अंदर अलग तरीके से काम करती है, इनके अंदर अलग तरीके से काम करती है। ठीक है, अब छोटा सा अलग तरीके का काम क्या है वो बताएं आपको। पित्त वाले को गर्मी क्यों महसूस होती है, जिसको हम बोलते हैं कि हाइपर मेटाबॉलिक है। हाइपर मेटाबॉलिक इसलिए है क्योंकि उसका जो एनर्जी है, जैसे आपने क्रेब साइकिल पढ़ी है, आपने एनर्जी का फेनोमेनन पढ़ा है पूरी बॉडी में कि भाई एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। आप खाना खाते हो, कार्बोहाइड्रेट लेते हो, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, अल्टीमेटली ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होकर के एटीपी में कन्वर्ट होता है, एटीपी में कन्वर्ट होकर के वो सेव हो जाता है कि चलो कल को आपको जरूरत होगी, है ना। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है, ऑक्सीडेशन एक फिनोमेनन है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज किया, कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करी। दूसरा फिनोमेनन है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन क्या है, वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी उस एनर्जी को एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट कर दिया हमने, वो फॉस्फोराइलेशन हुआ, क्योंकि एक फॉस्फेट बॉन्ड ऐड कर दिया उसके अंदर, एडीपी था, वो एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर दिया, वो सेव फॉर्म हो गया उसका। अब ये दो अलग अलग फिनोमिनन है, बेसिकली दो अलग अलग फिनोमिनन है, ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोरिलेशन, इनको मिलाएंगे तो आप कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, अब जिन लोगों में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बड़े अच्छे ढंग से काम करता है उनमें तो ये नॉर्मल मेटाबॉलिज्म चलती है, नॉर्मल एनर्जी मेटाबॉलिज्म। जिसमें ऑक्सीडेशन और फॉस्फोरिलेशन की अनकपलिंग हो गई, मीन देयर आर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल अनकपलर्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन अनकपलिंग हुई, अनकपलिंग का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन अलग हो गया, उसका फॉस्फोरिलेशन नहीं हुआ। उसका फॉस्फोरिलेशन नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्या होगा, आउटकम क्या होगा, एटीपी नहीं बना, एटीपी नहीं बना, एटीपी नहीं बना तो क्या हुआ, एनर्जी स्टोर नहीं कर, है एनर्जी स्टोर नहीं हुई, एनर्जी स्टोर नहीं हुई, स्टोर नहीं हुई तो क्या हुआ, है हाइपर मेटाबॉलिज्म, एग्जैक्टली हाइपर मेटाबॉलिज्म। और हाइपर मेटाबॉलिज्म का आउटकम क्या हुआ, तो बार बार भूख लगती, बार बार भूख तो लगती है, उसका फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि अब आप जो एनर्जी प्रोड्यूस किए हो, एनर्जी सेव भी नहीं कर रहे हो, प्रोड्यूस किया तो क्या होगा, डिसिपेट होगी, वो निकलेगी बॉडी से, क्या होगा, आप हीट के फॉर्म में उसको डिसिपेट करोगे। कोई भी चीज गर्म करोगे, मान लो तुमने आग जलाई, अब आग को कंज्यूम नहीं करोगे अगर कुछ भी तरीके से तो क्या होगा, गर्म कर देगी, कमरे को गर्म कर देगी। या तो उसको कोई कोई कंटेंट बर्नर होगा जिसमें तुम कुछ काम कर रहे हो, उससे तुमने सेव कर लिया, उसको पानी गर्म कर दिया, कुछ कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं किया तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन तो हुआ। तो ऑक्सीडेशन का थोड़ा सा हिस्सा जो है 10% उस ऑक्सीडेशन में एनर्जी जो निकली थी, 10%, 15%, 20% तुम्हारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के काम आया, जो तुम्हें नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करने के काम आएगा। जैसे भाई नॉर्मल टेम्परेचर है तुम्हारा बॉडी का, वो जो ये तुम बार बार जो ऑक्सीडेशन कर रहे हो उसी से तो मेंटेन हो रहा है, कैसे मेंटेन हो रहा है, उसी से मेंटेन हो रहा है।
जो बची हुई होगी एनर्जी वो क्या होगी, हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, उन लोगों को हीट ज्यादा महसूस होगी, उनको गर्मी ज्यादा महसूस होगी, उनको हीट इंटॉलरेंस होगा, क्योंकि हीट उनके अंदर ऑलरेडी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है और वो उसको सेव नहीं कर पा रहे हैं। अब वो उसको सेव नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनको बार बार जरूरत पड़ती है, क्योंकि तुम सेव नहीं कर रहे हो, तुम जितना है सब खर्चा कर देते हो, जितना तुम खाते हो सारा खर्चा कर देते हो, सारी एनर्जी निकल गई तुम्हारी। अब सारी एनर्जी निकल गई तो क्या होगा, तुमको दोबारा खाना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा। तो जो आदमी सेव करेगा, कफ वाला सेव करता है एनर्जी को, एनर्जी को सेव करता है, उसको दोबारा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो उसने सेव कर लिया उस एनर्जी को। एनर्जी सेव कर लिया तो दो लाभ हुए, एक तो डिसिपेट नहीं हुई, हीट उसके एक्सप्रेस नहीं हो रही है, बॉडी में हीट दिख नहीं रही है, आपकी बॉडी में दिख नहीं रही हीट, हीट कंजर्व हो गई। दूसरी चीज उसने सेव कर रखा है, जरूरत होगी उसको वहां से वो निकाल लेगा, यूज कर लेगा। ये फंडामेंटल डिफरेंस हुआ, फंडामेंटल डिफरेंस हुआ कफ प्रकृति का और पित्त प्रकृति का। ठीक है, तो अंतर कहाँ आया, अंतर यह आया कि नेचुरली एक एक बंदा जो है, अच्छा ये कहां से आया, ये प्रकृति से आया, ये मतलब फंडामेंटली डिफरेंट है ये लोग, प्रकृति रूप प्राकृतिक रूप से डिफरेंट है, आप पैदाइशी रूप से डिफरेंट हो कि आपके अंदर ये चीज डेफिसिट है या इनके अंदर ये चीज सरप्लस है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये शुरू से ही इसी तरीके से रहेगा, और ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, ये डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा उसी तरीके से कि जीनोम में हमने किन पर्टिकुलर जीन्स को एक्टिवेट किया, किन पर्टिकुलर जीन्स को आपने हाँ डाउन रेगुलेट किया, किसको आपने अप रेगुलेट किया, किस तरीके से काम किया, तो ये डिफरेंस आया। ठीक है, इसका डाइजेशन है डाइजेशन जैसे कोई हाइपर मेटाबॉलिक इंसान तो क्या क्योंकि वो खाना बार बार खाएगा तो डाइजेशन हाइपर और हाइपो मेटाबॉलिज्म तो अगर अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं उनके डाइजेशन सेम होंगे कि अलग? नहीं, डाइजेशन अलग होंगे नेचुरली। अगर आप खाना ज्यादा खा रहे हैं, इंस्टिंक्ट है आपका इस तरीके से खाना का, तो बॉडी ने वो मैकेनिज्म भी तो डेवलप की है। डाइजेशन नहीं होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस कैसे करेंगे आप, वो हाइपर मेटाबॉलिक है, खाना ज्यादा खा रहा है, लेकिन खाना तो कंज्यूम होगा, अगर ऑक्सीडेशन के लेवल तक जाएगा तभी तो उसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं बेनिफिट कैसे मिलेगा। इसका मतलब बॉडी जब चेंज करेगी आपको, बॉडी अब अपने सिस्टम को जनरेट करेगी, तो वो सारी चीजें इक्विप करके जनरेट करेगी ना। जैसे आम का जो हम फॉर्मेशन कहते हैं वो किसमें हो, इसमें हाइपर में कि हाइपो में? नहीं, आम का फॉर्मेशन का इससे कोई लेना ही देना नहीं है, आम का फॉर्मेशन अभी कहाँ आया। क्योंकि जैसे हाइपो है तो वो उसको ज्यादा भूख नहीं लग रही है, जो हाँ, खाना भूख वो नहीं खा लग रहा रही तो ठीक है, आम नॉर्मल केस में किसी में नहीं बन रहा है, ना हाइपर में बन रहा है ना हाइपो में बन रहा है, ये तो नॉर्मल फिजियोलॉजी है ना उसकी। भाई ये पित्त की नॉर्मल फिजियोलॉजी, हाइपर मेटाबॉलिक होना पित्त की नॉर्मल फिजियोलॉजी, पित्त का स्वभाव है वो, आपका स्वभाव है ना वो, आप ज्यादा खाना खाते हो तो आम क्यों बन रहा है उसमें, आम तो नहीं बनेगा, आम तो पैथोलॉजिकल कंडीशन है, तो उसके तो जब तक रीजन नहीं होंगे तो आम नहीं बनेगा। आम बनाने के कुछ और कारण होंगे, वो अलग देखेंगे, बाद में देखेंगे आम क्यों बन रहा है। ये नॉर्मल स्टेट है एंड दे आर हेल्दी पीपल, आई मीन आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर अनहेल्दी। वात प्रकृति हेल्दी पीपल हैं, पित्त प्रकृति हेल्दी लोग हैं, कफ प्रकृति हेल्दी लोग हैं। किसी के पतला होने से, किसी के मोटा होने से, किसी के ज्यादा खाना खाने से, किसी के कम खाना खाने से रोग नहीं है वो शरीर है, स्वभाव है उसका, प्रकृति का तो स्वभाव है, ठीक है चलने दो उसको, है ना। रोग दोनों को हो सकता है, आम सबको बन सकता है अगर वो उसके रीजंस फॉलो करेंगे, उसका हेतु अगर आप सेवन करोगे तो फिर नेचुरली आम बनेगा, चाहे कोई आदमी हो, हाइपर मेटाबॉलिक हो चाहे हाइपो मेटाबॉलिक हो। चलो तो ये हो गया प्रकृति का फिनोमेनन। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो विल बी सरप्राइज टू सी दैट एवरीथिंग व्हिच इज रिटन देयर इन चरक संहिता विमान स्थान इज क्वाइट एक्सप्लेनेबल, इट इज क्वाइट एक्सप्लेनेबल एवरीथिंग। अच्छा, अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये कि जब भी देखिए क्या होगा, हम जीनोमिक बात कर रहे हैं कि जीन में जीन्स का अप रेगुलेशन डाउन रेगुलेशन हुआ, एंड दिस इज बेसिकली गवर्निंग द एक्शन, this is basically governing the physiological activity of a person, right? अब physiological activity of a person जो है वो उसके आधार पर anatomy बनती है। I always say that basically anatomy is dependent upon the physiology। आपका जो शरीर बनता है वो आपके फिजियोलॉजिकल नीड्स के अकॉर्डिंग बनता है, आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के अकॉर्डिंग बनता है। आप मोटे हैं कि पतले हैं, ये गवर्न होता है फिजियोलॉजी से बेसिकली, है ना। आप फूड को एक्युमुलेट करते हैं, एनर्जी को कंजर्व करते हैं, तो आप मोटे होते जाएंगे क्योंकि एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं आप। आपका खर्चा कम है, खर्चा कम है तो क्या होगा, आप कफ वाले हो जाएंगे। तो वो फंक्शन है ना बेसिकली, क्योंकि कफ वाला कम खर्चा कर रहा है,
कफ वाला कम खर्चा कर रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसका आउटकम जब देखोगे तुम 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद देखोगे तो तुमको लगेगा वैसा हो गया हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो फंक्शन पर डिपेंडेंट है। मतलब होल एनाटॉमी ऑफ योर बॉडी इज एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन फंक्शन, एंड फंक्शंस आर बीइंग गवर्न बाय द जीन्स। तो जब आप स्ट्रक्चर देखोगे अपने शरीर का, तो स्ट्रक्चर भी फंक्शन डिपेंडेंट है। और इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जब आप सिम्टम्स को, ये जो जितने भी लक्षण हैं, जितने भी आप प्रकृति के लक्षण देखोगे, कफ के, वात के, पित्त के, तो लक्षण में देखोगे, तो जब आप पित्त के लक्षण देखोगे तो देखोगे मैक्सिमम पित्त के लक्षण जो है वो मेटाबॉलिक लक्षण है। पित्त के फीचर्स जितने भी देखोगे चरक में, जितने भी लिखे होंगे, वो 99% उसमें मेटाबॉलिक फीचर्स हैं, है ना। प्यास लगना, भूख लगना, पसीना आना, गर्मी लगना, जो भी फीचर्स हैं वो सारे के सारे मेटाबॉलिक फीचर्स। वात और कफ में जब जाओगे तो आपको एनाटॉमिकल फीचर्स मिलेंगे, वो मैक्सिमम। इसका मतलब क्या है, ये आइडेंटिफाइबल फीचर्स हैं। जब चरक प्रकृति की बात करता है, विमान स्थान में जब प्रकृति की बात करता है, तो वो वहां पे साधारणतया ये कहता है, साफ सुथरे ढंग से ये कहता है कि देखिए ये फीचर्स मिलते हैं उनके अंदर में। वातला प्रकृति है, वातला प्रकृति। एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल यह है कि वातला प्रकृति उसको क्यों कहता है। वातला प्रकृति, पित्तला प्रकृति और कफ कफ प्रकृति, ठीक है। उसमें वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति और कफज प्रकृति नहीं कहता है, चरक में ऐसा लिखा हुआ। क्यों, ऐसा क्यों कहता है? पानी से। हम्म? कफज प्रकृति नहीं है, वातज प्रकृति भी नहीं है। जा का मतलब होता है जन्मना। जा का मतलब क्या है? कफज। कफज का मतलब जिसका कफ से जन्म हुआ हो, या जो कफ से जन्मित हो। या वातज का मतलब जैसा रोग की बात आप करते हो, रोग जब आप बात करते हो तो क्या होता है, बोलते हो वातज विकार है, ये पित्तज विकार है, कफज विकार है। वातज विकार मतलब क्या? वो जो वात से जन्म लेता है वो विकार वातज विकार है। द्विदोषज विकार है। जा क्यों लगाते हो पीछे, सब में जा क्यों लगाया हुआ है? द्विदोषज, दो दोष से बन रहा है। त्रिदोषज है वो, 3 दोष से जन्म लिया है उसने। जिसने 3 दोष से जन्म लिया वो त्रिदोषज है। प्रकृति में उसने ऐसा नहीं कहा, प्रकृति में स्पेशल है वो। प्रकृति में चरक ने नहीं कहा ऐसे, वातज नहीं कही उसने, वातज प्रकृति नहीं। वातज प्रकृति का होगा तो वो रोग प्रकृति है, वो वातल प्रकृति है। इसका मतलब क्या है, चरक ये आइडेंटिफाई करता है कि देखिए कोई भी मनुष्य जो है, कोई भी व्यक्ति है, उसमें 3 दोष रहते हैं। खाली बात से होने, विकार एक दोष से हो सकता है, प्रकृति एक दोष की नहीं होती है। बिल्कुल साफ बात है ना। विकार एक दोष का होता है, वातज विकार होगा, वात नानात्मक व्याधि होगी, वात से होने वाली खाली व्याधि। पित्तज होगा, कफज होगा, द्वंद्वज होगा, त्रिदोषज होगा, 1 से 2 से 3 से कैसे भी होगा, है ना। लेकिन जो प्रकृति है, वो प्रकृति में क्या होगा, एक का प्राधान्य होगा, बाकी सब भी होंगे लेकिन वो अप्रधान होंगे। ठीक है, मतलब ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं होगा जिसमें खाली एक ही दोष हो, क्योंकि 3 दोष, 3 काम करते हैं आपके शरीर में, तो 3 दोष चाहिए ना। तो इसका मतलब वात भी होगा, पित्त भी होगा, कफ भी होगा। आपके अंदर प्रधानता जिस चीज की होगी, हम कहेंगे वो प्रधान है आपके अंदर। मतलब वात की प्रधानता होगी तो आप कहोगे वातज प्रकृति है ना। पित्त की प्रधानता होगी, पित्त के लक्षणों की प्रधानता होगी तो वो प्रकृति हो गई। मगर ऐसा नहीं है कि कफ नहीं है उसमें। वात का मनुष्य है कोई, वात की प्रकृति अगर आप बोलोगे तो ऐसा नहीं है कि पित्त नहीं है उसमें, पित्त भी तो है ना, कफ भी तो है ना। बिना उसके तो बैलेंस कैसे बनेगा? बाकी फंक्शन कौन करेगा उसके? बाकी पित्त के और कफ के फंक्शन कौन करेगा? तो वो भी होंगे आपके अंदर, लेकिन इनका डोमिनेंस है, रिलेटिव डोमिनेंस है। ठीक है, वो 50% है तो ये 70% है, ये 90% है, कुछ ऐसा ही होगा। इसलिए उसने बड़ा स्पेसिफाई कर दिया। दूसरी चीज उसने बड़ी इंटरेस्टिंग आइडेंटिफाई करी, चरक ने ये कहा साथ में कि देखिए हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? लोगों को उनके जो पॉजिटिव फीचर्स होंगे उनके आधार पर आइडेंटिफाई करोगे। अब उसने कहा वात के ये गुण होते हैं, ठीक है, चल है, खर है, विशद है, सूक्ष्म है, जो भी वात के गुण है ना, रुक्ष है, ठीक है, ये सब वात के गुण है। उसने कहा इन सारे गुणों के आधार पर कुछ शारीरिक लक्षण होंगे उसमें। रुक्ष के कुछ लक्षण होंगे, रुक्षता होगी शरीर में। चल के कुछ लक्षण होंगे, चल गुण प्रधान होगा वो, है ना। सूक्ष्म के कुछ लक्षण होंगे, विशद के, खर के कुछ लक्षण होंगे। ऐसे करके उसने उसमें पूरे में डिफाइन किया, स्पेसिफाई किया कि ये लक्षण है। अगर ये लक्षण है उस व्यक्ति विशेष में तो ये वात प्रकृति है। ठीक, ऐसे ही उसने पित्त की बात करी, पित्त के भी गुण आइडेंटिफाई किए कि भाई पित्त के ये गुण है ना। तीक्ष्ण है, उष्ण है, वो है ना, ठीक है।
द्रव है, उसने पित्त के गुण आइडेंटिफाई किए, पित्त के गुण आइडेंटिफाई करके उसके लक्षण उसने बता दिए कि भाई इन गुण के आधार पर ये लक्षण होंगे, अगर ये लक्षण है उसमें तो ये पित्त प्रकृति है। ऐसे ही उसने कफ के गुण बता दिए। अब बेहद इंटरेस्टिंग फिनोमेनन यहां पर यह है कि जब हम आइडेंटिफाई करने चलते हैं प्रकृति को, आप क्लिनिक में आइडेंटिफाई करने चलते हैं प्रकृति को, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? आप क्लिनिक पे आइडेंटिफाई करें या हेल्दी वॉलंटियर्स को आइडेंटिफाई करें। सुमित, तुम्हें जाना हो तो जाओ, तुम बैठोगे हैं? अच्छा ठीक है। हाँ, प्रकृति को आइडेंटिफाई करना होगा तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? नॉर्मल कोर्स, नॉर्मल प्रैक्टिस आपकी क्या है, फिर हम आपको बताएंगे कि आइडियल प्रैक्टिस क्या है होनी चाहिए। सर वातज वाले में रुक्षता देखेंगे, शरीर में उसकी रुक्षता है, या फिर जो गुण है वो गुण को देखेंगे उसमें है। बेसिकली ऐसा ही करना चाहिए कि आपको गुण के आधार पर आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये गुण उसमें अवेलेबल है कि नहीं। नॉर्मल कोर्स में हम कैसे करते हैं? नॉर्मल कोर्स में हमने क्या किया कि हमने कुछ वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए। कुछ वेरिएबल्स आइडेंटिफाई का मतलब हमने तुम्हारा बॉडी वेट देखा, हमने तुम्हारी लंबाई देखी, हमने तुम्हारा चेहरे का कलर देखा, हमने तुम्हारे बालों का टेक्सचर देखा, है ना, हमने तुम्हारा वो देखा, कॉम्पैक्टनेस देखी, मसल्स की कॉम्पैक्टनेस देखी, तुम्हारी थिकनेस देखी, कितना है कैसा है। ऐसे करके वी हैव ट्राइड टू आइडेंटिफाई सर्टेन वेरिएबल्स, जो हमको लगता है ये 10 वेरिएबल हो सकते हैं किसी भी आदमी के, है ना, महिला के, पुरुष के, किसी के 10 वेरिएबल हैं। उन 10 वेरिएबल्स में हमने उनको कैटेगराइज कर दिया। हमने कहा वात का होगा, जैसे मान लीजिए लंबाई की बात करी हमने, तो वात का हमने कहा क्या है, वात लंबा है ज्यादा, मान लो पतला है लंबा है ना। थिकनेस की बात करी, वात पतला है, कफ वाला मोटा है, ठीक है। ऐसे करके कलर की बात करी तो वात वाला काला है, पित्त वाला थोड़ा सा रेडिश जैसा है, कफ वाला गोरा है। ऐसा करके आपने ये वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करे और वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करके उनको प्लस माइनस ऐसे करके रख दिया। ऐसे करके आपने आइडेंटिफाई कर लिया। दिस इज हाउ यू try to make the identification of the Prakriti. Now let me know whether this practice is really right or wrong. I mean, this is the common practice which is being done at most of the Ayurvedic colleges, especially in the department of Sharir. तो क्रिया शरीर वालों का काम है ये, या बेसिक प्रिंसिपल वालों का काम है प्रकृति आइडेंटिफाई करना। ठीक है, बताओ सही है कि नहीं है ये? अगर आप ऐसे आइडेंटिफाई करते हो कि हमने कहा भाई गोरा है तो कफ वाला हो गया, काला है तो वात वाला हो गया। मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा होगा। वैसे सर हमें गुणों के आधार पे ही देखना चाहिए, लेकिन सर वो हमेशा एकदम श्योरिटी हो कि जैसे कि अगर गोरा है तो वो कफ वाला ही होगा, बात नहीं हो सकता, तो ये 100% तो नहीं होता। ये आप कॉमनली उसको कैटेगराइज करते हो। देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इस तरीके की कैटेगराइजेशन में, जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, कॉमन प्रैक्टिस है हमारी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ऐसे करने से वात और कफ, जैसे हमने तुमको बोला, वात और कफ तो फिजिकल एट्रीब्यूट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिजिकल एट्रीब्यूट से, लेकिन पित्त को नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। क्यों? क्योंकि पित्त को हमने तुमसे शुरू में बोला एकदम कि चरक ने पित्त के मेटाबॉलिक फीचर्स बोले हैं, पित्त के एनाटॉमिकल फीचर्स ही नहीं है। पित्त के में उसने नहीं बोला है लंबा है कि छोटा है कि मोटा है कि पतला है, पित्त में नहीं बोलता वो। पित्त में जितने भी लक्षण बोलता है वो सारे के सारे मेटाबॉलिक लक्षण बोलता है। वो शौर्यवान है, वो वीरवान है, वो प्रतापी है, वो ऐसा है वैसा है ना, लड़ाई झगड़ा करने वाला है, ठीक है, बाकी सारे के सारे फीचर्स। इसका मतलब जब हम ऐसी कैटेगरी में डालते हैं पेशेंट्स को, आप बोलोगे लंबा है कि छोटा है, पित्त वाले को कहाँ रखोगे? पित्त वाले को कहाँ रखोगे? तो पित्त वाले को बाय डिफॉल्ट आप बीच में रखोगे, बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो लंबा नहीं मिला आपको। कोई भी आदमी जो पोल्स पर नहीं है, जो एक्सट्रीम्स पर नहीं है, एक एक्सट्रीम ये हो गया, एक एक्सट्रीम ये हो गया, ठीक है, कोई बहुत पतला हो गया, कोई बहुत मोटा हो गया, ठीक है, बीच वाला कहाँ जाएगा? सर अगर कोई ओबीस है, मतलब बहुत मोटा है और उसका कलर मतलब फेयर नहीं है, तो फिर वो किसमें जाएगा? हाँ, ये सब कॉम्प्लिकेशंस है ना, ये सब ग्लिचेस हैं इसकी, जिसके कारण से हम बहुत अच्छे से नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, है ना। नहीं तो एक मोटी मोटी बात हम तुमसे ये बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि पित्त वाले को आप बाय डिफॉल्ट बीच में रख देते हैं। मतलब बाय डिफॉल्ट जो एवरेज लोग हैं, जैसे कोई भी आप गॉसियन कर्व बनाते हैं, इधर एक्सट्रीम पोल आता है, इधर एक पोल है, इधर एक पोल है, जो जो मीडियन आता है वो तो मैक्सिमम लोग बीच में आते हैं ना, एवरेज आते हैं ना। भाई वजन को आइडेंटिफाई करोगे तो 40 किलो से 80 किलो मान लो वजन तुमने रेंज लिया, तो मैक्सिमम लोग कहाँ होंगे? 60 से 70 में होंगे, 50 से 60 और 70 में होंगे मैक्सिमम लोग। 80% लोग वो होंगे जिनका 60 किलो वजन होगा।
ठीक है, 40 किलो वाले बहुत कम होंगे, 10-20% लोग होंगे। 80-90 किलो वाले बहुत कम होंगे, वो भी 10-20% होंगे। ठीक है, बीच वाले हुए। अब तुम वेट की कैटेगरी पे अगर रखोगे उसको, तो वात वाले 10% हुए, कफ वाले 10% हुए, और सारे तो बाकी बीच में बचे ही है। सारे बीच में बचे, तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारे हिसाब से, इस गणना के हिसाब से सारे के सारे वो पित्त वाले हो गए। ऐसा ही होगा ना, जबकि वो सच नहीं है। आपने क्या किया, उनको बाय डिफॉल्ट बिना ये आइडेंटिफाई किए कि वेदर दे आर ट्रूली हैविंग द फीचर्स रिलेटेड टू द पित्त और नॉट। जो पित्त के फीचर्स बोले हुए हैं चरक ने, हमने वो आइडेंटिफाई नहीं किए, और हमने बाय डिफॉल्ट ये देख करके कि ये बात नहीं है, ये कफ नहीं है, क्योंकि उसमें फिट नहीं बैठते, इसका मतलब ये पित्त है। आपने क्या किया, यू हैव अप्लाइड द रूल ऑफ एक्सेप्शन, but this is not applicable here, and Charak always says कि आपको उनको पॉजिटिव फाइंडिंग्स के आधार पर आइडेंटिफाई करना चाहिए। इफ दिस इज प्रेजेंट इन यू, देन आई एम लेबलिंग यू दैट यू आर दिस एंड दिस पर्सन। इफ इट इज नॉट, देन आई वुड नॉट बी लेबलिंग यू फॉर अदर थिंग। मतलब आपके अंदर ये है तब तो हम ये कहेंगे ये है, ये नहीं है तो हम ये नहीं कहेंगे कि अच्छा ये नहीं है तो वो हो गए आप। ठीक है ना, नहीं है इसके आधार पर आप वो नहीं बन सकते, उसके आधार पर लेबल करने के लिए वो पॉजिटिव फीचर चाहिए। ठीक, तो ये चरक की स्पेशलिटी है, जो उसने प्रकृति का डेफिनेशन बताया है, जो डिस्टिंक्शन बताया है। उसने कहा कि ये लक्षण मिलना चाहिए, अगर आपको वात कहलाना है, वात बताना है किसी को, तो उसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए। पित्त बताना है तो ये चीजें होनी चाहिए, कफ बताना है तो ये चीजें होनी चाहिए। तो पहली चीज ये कि आपको पॉजिटिव फीचर्स के आधार पर डायग्नोसिस बनानी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कोई भी जो टूल्स आपके बने हुए हैं वो ऐसे नहीं है। ठीक, दूसरी चीज एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है। जितने भी प्रकृति के डायग्नोसिस के टूल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल कोर्स में, जैसे तुमने किसने भी बड़ा अच्छा सवाल रेज किया कि भाई मोटा भी है और काला भी है, तो क्या होगा, वो वात है कि कफ है, मोटा है तो कफ है, काला है तो वात है। ठीक है, अब बेहद इंटरेस्टिंग फिनोमेनन ये है, क्या है, कोई बात हो तो पूछ सकते हो। बेहद इंटरेस्टिंग फिनोमेनन ये है कि जो ये एट्रीब्यूट हम लोगों ने डिसाइड किए हैं, आप अगर इनको बड़े लेवल पर, ग्रॉस रूट लेवल पर अगर आप देखते हैं, तो आपको बहुत सारे जियोग्राफिकल वेरिएशंस मिलते हैं। ठीक है, आप पंजाब में चले जाइए, लोगों की एवरेज हाइट अलग होती है। आप बिहार में चले जाइए, वहाँ लोगों की एवरेज हाइट अलग होती है। आप पहाड़ पे चले जाइए, उत्तरांचल पे, शिमला में, वहाँ लोगों का चेहरे का कलर अलग होता है। आप चेन्नई में चले जाइए, वहाँ लोगों का चेहरे का कलर अलग होता है। बट दे आर ऑल नॉर्मल पीपल, all of them are normal people, all of them are having the same kind of attributes actually। लेकिन जब ये फिनोमेनन आइडेंटिफाई करेंगे कि गोरा है कि काला है, लंबा है कि छोटा है, ये रिलेटिव फिनोमेनन है। रिलेटिव फिनोमेनन का मतलब क्या है, यू नीड टू आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट्स विद इन दैट पॉपुलेशन। जिस पॉपुलेशन की बात आप कर रहे हैं, है ना, हम लखनऊ की बात कर रहे हैं, तो लखनऊ का एवरेज पॉपुलेशन क्या है, लखनऊ के एवरेज लोग कैसे हैं। हम आपकी बीएमएस फाइनल ईयर की क्लास की बात करेंगे, तो हम बीएमएस की फाइनल ईयर की क्लास में कैसे लोग हैं, ये आइडेंटिफाई करेंगे। इसका मतलब ये जो फिनोमेनन आप ले रहे हैं, ये जो आप बात कर रहे हैं, दिस इज particularly specific to a specific population and this is not universally applicable। अब यूएस में सारे लोग गोरे होते हैं, ब्रिटेन में सारे लोग गोरे होते हैं, सारे क्या कफ प्रकृति के होते हैं? वहां पे भी तो वात प्रकृति के लोग होते हैं, वहां पे भी तो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं। और मद्रास में सारे के सारे काले होते हैं, वो क्या होते हैं, वहां पे कफ वाले नहीं होते हैं क्या? वहां पे भी कफ वाले होते होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि दिस फिनोमेनन व्हिच यू आर ट्राइंग टू अप्लाई टू एवरीबॉडी डजंट अप्लाई एक्चुअली। आपको क्या करना पड़ेगा, रीजनली कैलिब्रेट करना पड़ेगा उसको। यू नीड टू आइडेंटिफाई द जियोग्राफिकल स्पेसिफिकेशंस ऑफ द पीपल, और उसके आधार पर आपको उसके डिस्टिंक्शंस बनाने पड़ेंगे। मतलब क्या ना, जैसे ग्रेडिंग कर रहे हो तुम, भाई इनका कलर क्या है, बहुत किसी जगह जाइए बहुत फेयर कलर के लोग होते हैं, किसी जगह रिलेटिवली कम फेयर कलर के होते हैं, तो आपको कंपेयर तो उन्हीं से करना पड़ेगा ना जिस पॉपुलेशन के लोग हैं वो। वहां पे जिस तरीके की है, भाई आप हिमाचल में चले जाइए, सारे गोरे लोग हैं बहुत, ठीक है, उसमें से कोई ज्यादा और गोरा होगा, कोई थोड़ा कम गोरा होगा, तो इसका मतलब वो कैटेगराइजेशन वहां के आधार पर होगा ना। So if you need to identify these features, then you need to identify
दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन। और बड़ा कठिन काम है ये, इतना आसान नहीं है जितना प्रकृति हम लोग आसानी से समझते हैं। और आप बार बार चिल्लाते हो कि पुरुषम पुरुषम वीक्षम और प्रकृति का आइडेंटिफिकेशन करें। तो हमने उस पीएचडी के स्टूडेंट से यही कहा था, हमने पूछा उससे, आई रेज अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड आई आस्क्ड कि आप कर लोगे अगर इसको, हम आपको बता देते हैं प्रकृति। चलो ठीक है, हमने ढूंढ ली, है ना, हमने बता दिया तुमको वात प्रधान प्रकृति है, करोगे क्या इसका? तुमको बता दिया वात प्रधान प्रकृति तुम्हारी, तुम क्या करने वाले हो उसका? मतलब हाउ दिस इज गोइंग टू गेट अप्लाइड, आई मीन व्हाट यू आर एक्चुअली गोइंग टू डू। और आयुर्वेद वाले हाँ सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं, सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं। यही आप अपनी स्पेशलिटी बताते हो कि साहब हम तो प्रकृति के आधार पर काम करते हैं, कुछ नहीं करते, धेला पर काम नहीं करते, प्रकृति के आधार पर एक पैसे का काम नहीं करते। और आपको ये भी नहीं पता कि प्रकृति हम बता देंगे तो करोगे क्या उसका? तुम हम आज बता देते हैं तुम्हारी वातज प्रकृति है, तुम्हारी पित्तज प्रकृति है, कफज प्रकृति, करोगे क्या उसका? उस हिसाब से आहार विहार लेंगे। अरे कहीं नहीं आहार विहार, क्या आहार विहार लोगे, क्या आहार विहार लोगे? सर कहने के लिए ले तो नहीं पाते। उसका एको पैसे का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आपसे कहें क्लिनिशियन है, ये बहुत बड़े क्लिनिशियन है, हम बहुत बड़े क्लिनिशियन हैं, हम तो कभी नहीं देखते प्रकृति, रेयरली 100 में से 5 लोगों की देखते हैं प्रकृति। हम क्यों देखते हैं? उसका सिग्निफिकेंस हमारी दृष्टि से क्या है, तुम्हारी दृष्टि से क्या है भाई? अगर मान लीजिए हम क्लिनिक पे बैठ के प्रकृति लिख दें उसमें, तो उसका क्या करोगे? जो भी चीजें होंगी मे बी वो उसकी वजह से हो रही है। देखो दिस इज जस्ट स्पेकुलेटिव, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज जस्ट स्पेकुलेटिव, है ना। एक तो इतना कॉम्प्लेक्स इशू है ये, आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते चीज़ों को। आप जो खाना खाते हैं उस खाने के आप दोष और गुण और कर्म सब आइडेंटिफाई करते हैं, जानते हैं आप उसमें क्या है ना। जिस तरीके का सामान आजकल मिल रहा है, जिस तरीके की चीज़ें मिल रही हैं, जिस तरीके का आप आहार विहार ले रहे हो, दिस इज ट्रूली वेरी अनलेस और अनटिल कोई बहुत स्पेसिफिक चीज़ है। भाई रात्रि प्रजागरण है, तुमको पता है रात्रि प्रजागरण जो है बात बढ़ाता है, जो जहां पर हमको मालूम है कि हेतु के जैसा काम करता है, वो तो हमें समझ में आती है बात, ठीक है। बाकी चीजें क्या करोगे उसमें? बाकी चीजें तो कुछ नहीं बता पाओगे तुम। भाई कोई कफ प्रकृति का आदमी है, चलो उसको तुम बोल दोगे भाई रिच कैलोरी बहुत फूड ना खाओ, जो ऑलरेडी मोटा है उसको बोलोगे भाई, और ऐसी सामग्री मत खाओ जिससे और मोटे होने की संभावना हो। वात वाला है तो तुम देखोगे जहां पे एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो रही है उन चीजों को बचाने की कोशिश करोगे कि एनर्जी कंजर्व करे। ट्रीटमेंट में कहाँ उपयोग करोगे उसका? अगर प्रकृति को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो ट्रीटमेंट में कहीं उपयोग है उसका? कहाँ है? व्याधियां ज्यादातर दोषों की वजह से नहीं, खाली दोषों की वजह से ही होती हैं। इंडिविजुअल में ये दोष प्रेडोमिनेंट रहता है, हाँ। तो फिर हमें पता है कि उसको उन पर्टिकुलर दोषों से रिलेटेड जितनी भी व्याधियां सब हो सकती हैं। ठीक है, तो निदान परिवर्जन कराते हैं। अच्छा निदान परिवर्जन तो तब कराओगे जब निदान कोई होगा। अगर निदान नहीं है, मतलब एक तो देखो प्रोफाइलैक्सिस में, जैसे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्रोफाइलैक्सिस में यूज कर सकते हैं आप, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में तो अगर कुछ निदान होगा तो चलो, मतलब उसमें तो आयुर्वेद खाली क्या कहता है, प्रकृति है तो आपको क्या करना चाहिए? ये जो वातज है तो हम उसको ऐसे कहेंगे कि आप वातज चीजें कम लीजिए और कफज चीजें ज्यादा लीजिए। ये बात सही कह रही है? नहीं एक मिनट, एक मिनट ये, नहीं एक मिनट, इसकी बात खत्म होने दो पहले। हाँ मतलब ये ऐसी चीजें जो आपका वात को और वर्धन ना करे और आपका जो पित्त और कफ है वो सामावस्था में रहे। क्योंकि हमें बात देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये, बेहद इंटरेस्टिंग चीज है जो कह रही है। जो भी प्रकृति है, आयुर्वेद ये कभी नहीं कहता कि उसके अपोजिट चीजें लीजिए, ठीक है। बात प्रकृति है तो हमारी तो प्रकृति है, तो स्वभावतः हमको वही चीजें हितकर होंगी जो हमारी प्रकृति के लिए बनी हुई है वात वाले को। लेकिन कॉशन है उसमें, कंडीशन। आप ऐसा भी नहीं कि वात वाले को कहिए नहीं कफवर्धक आहार, वो हजम ही नहीं कर पाएगा, वो खा ही नहीं पाएगा। तुम वात वाले को तो वो हजम ही नहीं होता भाई, वो तो खा ही नहीं सकता। जो कफ वाला डाइजेस्ट कर लेगा, पित्त वाला 4 बार खाना खाता है, तुम वात वाले को कहोगे 4 बार खाना खाओ, वो तो एक ही बार नहीं खा पाता खाना ठीक से, तो कैसे खाएगा वो? तो इसका मतलब रहेगा तो उसी तरीके से। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा,
वातवर्धक आहार, लेकिन इतना एक्सेसिव ना हो कि वो वात रोग क्रिएट करे, बैलेंस रखे, प्रकृति को मेंटेन करके रखे। ठीक है, तो आहार तो वही चाहिए, आहार तो वही चाहिए जो उसकी प्रकृति के लिए हितकर हो, माने उसकी प्रकृति को मेंटेन करके चले। ठीक है ना, लेकिन इतना एक्सेसिव ना हो। क्यों? क्योंकि साथ में ये भी वो कहता है कि वात वाले को, वात प्रकृति वाले को वात रोग होने की संभावना ज्यादा होती है, पित्त वाले को पित्त रोग होने की संभावना ज्यादा होती है, ऐसे कफ वाले को कफ रोग होने की संभावना ज्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बड़ा एक डेलिकेट बैलेंस है वहां पर, बेहद डेलिकेट बैलेंस है। उस बैलेंस को ब्रीच करोगे रोग हो जाएगा, उस बैलेंस को मेंटेन रखोगे स्वस्थ रहोगे। स्वस्थ का मतलब वात ही रहोगे, वात से बदल के कफ नहीं हो जाओगे या पित्त नहीं हो जाओगे, प्रकृति वात ही रहेगी। औषध आहार लेते हैं तो उसका बेसिक यही फंडा होता है कि प्रकृति की स्थापना करनी। तो अगर प्रकृति पता होगी तो उस हिसाब से उसको स्थापित कर देंगे। ये दूसरा कॉम्प्लेक्स है, ये मतलब दिस इज अनदर कॉम्प्लेक्सिटी। प्रकृति की स्थापना कैसे करोगे? प्रकृति अगेन इज अ वेरी वेरी इंडिविजुअल फेनोमेनन। ठीक है, आप जैसे ही क्लासिफाई कर दोगे वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, ठीक है। अब ये तुम 10वीं परीक्षा जैसे करते हो, जब 10वीं परीक्षा में कहते हैं ना प्रकृति प्रकृति विकृति सार संगन सारी चीजें, ठीक है। अब वहां पे प्रकृति क्या है? वहां पे प्रकृति तो रोगी है, वहां पे प्रकृति कैसे आई हो? तो तुम्हारे पास रोगी आया है अभी, हमारे पास तो कांपता कराता आया है ना। अब आप कहो साहब 10वीं परीक्षा करो, उसकी कैसे कर रहे हो 10वीं परीक्षा? करते ही नहीं। तो फिर भी अगर करना पड़ जाए तो इम्तिहान में तो पूछते ही है, तुमसे बेड साइड में जाओगे तो पूछेंगे। 10वीं परीक्षा तड़पड़ तड़पड़ सुना दोगे सब, प्रकृति विकृति सार संगठन प्रमाण पत्र। अरे हम गिनती नहीं पूछ रहे तुमसे, हम पूछ रहे हैं प्रकृति एग्जामिन कैसे करोगे। सर अभी जो ये इसको अगर तुम बता दोगे तो ये तुम्हारे सवाल का जवाब है कि प्रकृति स्थापन क्या होता है। प्रकृति स्थापन again is a kind of relative phenomenon. Mind it. Just keep this in your mind. Whenever we are talking about a treatment of somebody, when we are talking about the prakriti sthapan, it is only a kind of relative phenomenon. प्रकृति स्थापन का मतलब क्या हुआ? जब वो स्वस्थ था तब वो कैसा था, जब रोगी स्वस्थ था। आज आया, रोगी ने कहा साहब वेट लॉस हो गया हमारा। कितना वेट लॉस हो गया? 20 किलो वेट लॉस हो गया। कितने दिनों में हो गया? 6 महीने में 20 किलो वेट लॉस हो गया। आज उसका वजन है 60 किलो, उसका मतलब उसका आइडियल वेट कितना रहा होगा? 80 किलो। प्रकृति स्थापना क्या चीज है? वापस 80 किलो पे लाइए, वापस 80 किलो, वापस 100 किलो ना लाइए, वापस 80 किलो लाइए। 80 किलो क्या हो गया? कट ऑफ पॉइंट है उसका। रिलेटिव फेनोमेनन है, कोई आइडियल वेट का कैलकुलेटर नहीं है वहां पर, है ना। हमने बीएमआई से कैलकुलेट नहीं किया उसको कि इसका कितना होना चाहिए, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी उम्र कितनी है, ये क्या है, ये कैसा है, उसके आधार पर नहीं। हमने सिर्फ ये पूछा कि जब ये स्वस्थ था तब ये कैसा था। जब ये स्वस्थ था, अभी भूख नहीं लगती उसको, जब स्वस्थ था तो क्या रोटी खाता था? 4 रोटी खाता था। अभी कितनी रोटी खाता है? आधी रोटी खाता है। जिस दिन वो 4 रोटी वापस खाने लगेगा उस दिन स्वस्थ हो जाएगा। प्रकृति स्थापन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? प्रकृति क्या चीज हुई? प्रकृति आपकी इंडिविजुअल कैटेगरी हुई, इंडिविजुअल स्पेसिफिकेशन हुआ जब आप स्वस्थ महसूस करते थे। तो जब आप 10वीं परीक्षा करोगे तो वहां प्रकृति कैसे ढूंढोगे? जब आप 10वीं परीक्षा करोगे तो उस समय प्रकृति तो मिली नहीं है आपको, उस समय तो विकृति मिली है आपको। रोगी तो विकृति लेकर के आया है ना, प्रकृति कहां लाया है? तो आप प्रकृति कैसे ढूंढोगे उस समय? प्रकृति ढूंढोगे रेट्रोस्पेक्टिवली, हमेशा सवाल से पूछोगे, क्योंकि प्रकृति दिखेगी नहीं अब आपको, रोगी तो रोग लेके आया है ना। तो प्रकृति कैसे पूछोगे? पूछोगे जब आप स्वस्थ थे तब आप कैसे थे, जब आप स्वस्थ थे तब आपको कैसा लगता था, तब आपका वजन कितना था, तब आप कितना खाना खाते थे, तब आपकी नींद कैसी थी, तब आपके बाउल का मूवमेंट कैसा था, तब सारी चीजें जो भी स्वस्थ उस व्यक्ति के स्वस्थ। हम नॉर्मल बिल्कुल नहीं बात कर रहे हैं, हम ये बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि नहीं आइडियली ऐसा होना चाहिए। एक आदमी जो कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री देता है, कई बार आप कॉन्स्टिपेशन के बारे में पढ़ो तो क्या है ना, बड़ा बड़ा वेरिएशन है उसमें। एक आदमी 2 दिन में 1 बार टॉयलेट जाता है, वो भी नॉर्मल है उसके लिए, और एक आदमी दिन में 3 बार जाता है, वो भी उसके लिए नॉर्मल है।
ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअल हैबिट है ये। बाउल हैबिट इंडिविजुअल हैबिट है। आपके लिए दिन में 3 बार जाना सामान्य प्रक्रिया है, किसी व्यक्ति के लिए 3 दिन में 1 बार जाना भी सामान्य प्रक्रिया है। इसका मतलब जब हम उसको नॉर्मलाइज कर रहे होंगे, हम प्रकृति स्थापन कर रहे होंगे, तो जो 3 दिन में 1 बार जाता है उसको हम ये नहीं कहेंगे कि दिन में 3 बार जाओ। उसको सिर्फ इतना ही करना है कि जैसा था वो वैसा हो जाए। इसलिए आयुर्वेद ने 2 बड़े सुंदर शब्द गढ़े हैं ये। जब आप प्रकृति स्थापना की बात करते हो तो वहीं पे स्वास्थ्य की बात आती है। स्वास्थ्य हम बार बार कहते हैं, बड़ी सुंदर परिभाषा है उसकी, स्वास्थ्य की परिभाषा। क्या है स्वास्थ्य की परिभाषा? स्वास्थ्य बेसिकली क्या चीज है? स्वास्थ्य है स्व में स्थित होना। स्व माने आप खुद, और स्थित होना का मतलब जैसे हम थे वैसे ही हो गए, माने कि प्रकृति स्थापना हो गई, पूर्व स्थिति में चले गए, जैसे आप पहले थे वैसे हो गए तो सो गए हो। ठीक है। और आयुर्वेद बड़े सुंदर ढंग से प्रकृति और विकृति को डिफाइन करता है। प्रकृति हम बार बार कहते हैं, देखिए प्रकृति क्या है, पिछली बार बोला था हमने, प्रकृति माने क्या है? प्रा और कृति। प्रा और कृति का मतलब क्या है? प्राइमरी क्रिएशन। प्रकृति क्या है? प्रा माने होता है, प्रा उपसर्ग जहां कहीं भी लगा देते हैं वो क्या होता है? प्राइमरी हो गया, है ना। प्रोटोटाइप जिसको कहते हैं, प्रोटोटाइप हमने बनाया साहब, आपका प्रोटोटाइप था ये। जब आपका जन्म हुआ तो आपका जो बना था वो क्या था? प्रोटोटाइप था, वो आपका प्राइमरी क्रिएशन था, यही बना के भगवान ने भेजा ना आपको। विकृति क्या हुई? वी लगा दिया उसमें, तो वी क्या हो गया? वी हो गया विशेष। कृति तो वही है लेकिन विशेष कृति हो गई। मतलब ये बना के नहीं भेजा था हमने, लेकिन ये सब आपने क्रिएट कर लिया, आपने बनाया। तो विकृति किसने बनाई? विकृति आपने खुद बनाई। प्रकृति ईश्वर ने बना के भेजी थी, आपको जो पैदा किया भगवान ने वो प्रकृति के साथ में पैदा किया। भगवान ने बीमारी लेकर के नहीं पैदा किया था आपको। बीमारी कहाँ से आई? बीमारी आपने उत्पन्न करी। आपने जो भी निदान का सेवन किया, आपने जो भी हेतु का सेवन किया, आपने निज कारणों से, आगंतुज कारणों से, किसी भी कारण से, मतलब विकृति नेचर नहीं है। विकृति क्या है? विशेष कृति है। विशेष कृति का मतलब जो भी हमने दोषों को एक्यूमुलेट किया होगा, जो भी चीजें बनाई होंगी, अब आपका क्या है? वापस फिर इसका मतलब विकृति को आप वापस प्रकृति की तरफ तो लेके जाओगे उन चीजों को। जिससे किसी की प्रकृति पता कर रही है, तो हमारे पास एक इंडिविजुअल आया, उसने बोला मुझे ये रोग है। हमें रोग पता चला, हमने उससे पूछा कि आप पहले क्या लाइफस्टाइल थी, क्या आप मतलब जब ये हुआ नहीं था उसके पहले, उससे हमें दोष पता चल जाएगा। फिर हम बता देंगे कि उसकी कौन सी प्रकृति है। क्या रोग देख के भी तो प्रकृति बता सकते हैं? नहीं, रोग देख के कैसे बताओगे? ये रोग है। फिर हमने पूछा कि अभी ये रोग हुआ है तो आपकी ये सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। आप जब नहीं हुआ था, अभी 3-4 महीने पहले क्या चल रहा था आपका, सारा सब बताइए, क्या फिजिकल अपीयरेंस कैसा क्या था, उसने बताया। तो हमें समझ में आ गया कि इसको ये रोग हो रखा है, ये दोष इसमें प्रिडोमिनेंट है। ठीक है। तो फिर हमें अगर उसका पहले का पता है कि उसमें कैसा क्या नॉर्मल क्या था, दोषों का नॉर्मल जब उसमें था तब कैसा उसकी बॉडी फंक्शन कर रही थी, और अब जो है हमें पता चल गया है कि किस तरह से फंक्शन कर रही है, तो हमें ये पता चल गया कौन सा प्रिडोमिनेंट दोष है। ठीक है। जब प्रिडोमिनेंट दोष हमें पता चल गया तो हमें ये भी समझ में आ गया कि ये दोष जो है इसमें बढ़ गया या घट गया, तो इसी को हमें वापस लाना है। तो जरूरी इसी प्रकृति का इंसान हो। तो रोग से भी तो हम बता सकते हैं कि प्रकृति। हाँ, रोग से बता सकते हैं, रोग से बिल्कुल बता सकते हैं उन कंडीशंस में जहां पे ये क्या है, ये बिल्कुल स्ट्रेट फिनोमिनन है, जहां पे प्रकृति समवेत किस्म की पैथोलॉजी है। प्रकृति समवेत किस्म की पैथोलॉजी का मतलब क्या हुआ? जब सारे दोष सामान्य, जहां दोष सामान्य तरीके से काम कर रहे हो और जहां पैथोलॉजी होने के बावजूद दोष अपना प्राइमरी फंक्शन न छोड़ रहे हो। बात समझ में आई? प्रकृति समवेत का मतलब कि पित्त दोष बढ़ा है और जो रोग में लक्षण है वो पित्त दोष के ही है। ठीक है, हमको मालूम है पित्त दोष बढ़ा है, वो सारे लक्षण उसके बता रहा है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब दोष दूष समूर्छना होती है, वो समूर्छना विकृति विषम समवेत होती है। एक तो प्रकृति समवेत हो गई है ना। प्रकृति समवेत का मतलब क्या है कि हम रोगी को देख करके, व्याधि को देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा दोष इसका बढ़ा हुआ है। ठीक है, ये पता लग सकता है। ये सीधे सीधे फिनोमेनन है कि आपने क्या किया कि दो चीजों को मिला दिया, जैसे मिक्सचर आप बनाते हैं, दो चीजों को मिला दिया, दोनों चीजें लेकिन उसमें अलग अलग दिखाई दे रही हैं। मतलब आप नमक और चीनी को मिलाओगे तो नमक चीनी मिल नहीं जाएगा आपस में, वो नमक अलग दिखेगा, चीनी अलग दिखेगी। या दो रंग की चीजों को मिलाओगे तो दोनों के क्रिस्टल्स अलग अलग दिखेंगे और उनको देख करके आप आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है,
कठिनाई कहाँ होगी? कठिनाई वहां होगी जहां वो दोनों मिलकर के कोई तीसरी चीज बना लेंगे। जहां पे वो दोष मिलेंगे, दो दोष मिल गए, वात और पित्त मिल गया, वात और पित्त मिलकर के कुछ और ही बना दिया उसने। मतलब उसमें जो लक्षण है ना वात का लक्षण है ना पित्त का लक्षण है। अब वहां से तो तुम पीछे जा ही नहीं सकते। वहां से पीछे कैसे जाओगे? वहां से आपके पास कोई क्लू नहीं है उसका कि भाई ये क्या हुआ। जैसे त्रिदोषज व्याधियां हैं, है ना, वहां पे आपके पास कोई क्लू नहीं है कि पीछे इसका प्राइमरी दोष क्या था, कौन सा दोष इन्वॉल्व हुआ। आप पैथोजेनेसिस से नहीं आइडेंटिफाई कर सकते उसकी। तो ऐसे में इसीलिए आप देखिए, कई बार क्या है ना, ट्रीटमेंट जब आप करने चलते हैं तो ट्रीटमेंट इसीलिए दो तरीके से करते हैं। ट्रीटमेंट क्या करते हैं, एक तो क्या होता है दोष प्रत्यनीक चिकित्सा। ट्रीटमेंट करते हैं दोष प्रत्यनीक चिकित्सा, जिसमें दोष हमने आइडेंटिफाई कर लिया, दोष आइडेंटिफाई कर लिया तो दोष के हिसाब से चिकित्सा कर दी, दोष को समाधान करने की चिकित्सा कर दी, ठीक हो गया, अच्छा हो गया। लेकिन बहुत कम होता है, ऐसे बहुत कम लोगों में मिलता है। दूसरा क्या है दोष, हाँ, दूसरा है व्याधि प्रत्यनीक चिकित्सा, व्याधि प्रत्यनीक चिकित्सा, या तीसरा है दोष व्याधि प्रत्यनीक चिकित्सा। अब व्याधि प्रत्यनीक चिकित्सा कहां करोगे? व्याधि प्रत्यनीक चिकित्सा वहां करोगे जहां पे तुमको दोष का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कौन सा दोष इन्वॉल्व था। तो अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया कोई, मतलब ए प्लस बी मिलकर के, ए प्लस बी नहीं हुआ, कुछ और ही हो गया, वो कोई और कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन बन गया। अब उसमें उस कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन में बन गया, और चूंकि हमको पॉजिटिव तो पता ही नहीं है उसके कि पीछे क्या हुआ था उसमें, अपने को प्रोसेस तो पता नहीं कि पैथोजेनेसिस हुई कैसे, तो हम क्या करेंगे, हम सीधे उस कॉम्प्लेक्स को हिट करने की कोशिश करेंगे। आप क्या करोगे, अब चिकित्सा कैसे करोगे? चिकित्सा दोष की तो कर नहीं पाओगे क्योंकि दोष पता नहीं है तुमको, दोष मालूम नहीं है। तो सम्मूर्छना के बाद जो चीज बनी वो कुछ और चीज बनी, दोष दूष से सम्मूर्छना हुआ, कुछ और बन गया वहां पर। अब व्याधि ही बन गई, सीधे सीधे व्याधि बन गई, तो अब हम व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा करेंगे, माने व्याधि को ही तोड़ेंगे। आप सम्मूर्छना को ही तो तोड़ोगे वहां पर जाकर के, तो वहां पे ये आपका थ्योरी काम नहीं आएगा। कुछ जगहों पे काम आएगा, कुछ जगहों पे जरूर ऐसे ही आइडेंटिफाई भी करता है आदमी, जब ढूंढता है पूछता है तो जाहिर सी बात है पता लग जाता है हमको कि यह दोष इन्वॉल्व हुआ होगा। आप उस दोष की चिकित्सा करोगे, उसको लाभ मिल जाएगा, बहुत सारे लोगों में मिल जाता है। मगर बहुत सारे, अच्छा दूसरी चीज, तमाम सारी कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें व्याधि संकर आप बोलते हो, व्याधि संकर है ना, कोमॉर्बिडिटीज है, उसके साथ 4 तरीके के और रोग हैं, उसको घुटने का गठिया है, उसको डायबिटीज है, उसको हाइपरटेंशन है, उसको ओबेसिटी है, उसको थायराइड है। कहां से दोष ढूंढोगे, कौन सा दोष ढूंढोगे वहां पर? मतलब ये क्या है ना, ये कोई क्लासिकल आइडियल सिचुएशन में बड़ा अच्छा हो सकता है। आदमी का हिसाब, नींद नहीं आती है रात में, क्यों नहीं आती है? मोबाइल बहुत देर तक देखते रहते हैं, ठीक है, वो बहुत सिंपल से सिचुएशन है, साधारण से सिचुएशन है। आपको पता चल गया कि साहब वात वृद्धि हो रही होगी, उस वजह से शायद नींद नहीं आ रही है। आपने उसका कहा कि भाई हेतु परिवर्जन करो, उसका निदान परिवर्जन करो, और आपने वात के शमन के लिए उसकी चिकित्सा कर दी, उसको आराम मिल गया, शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन साथ में कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, कॉम्प्लेक्स पैथोलॉजिकल सिचुएशन है, तुमको तो पसीने आ जाएंगे उसको ढूंढने में, ये है क्या चीज। दोषी नहीं ढूंढ पाओगे तुम उसमें, तो दोष प्रतिनिक चिकित्सा कैसे करोगे? ठीक, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसलिए चिकित्सा करना इतना आसान नहीं है, इतना सामान्य नहीं है चिकित्सा करना, जब तक आप ये सब चीजें जान नहीं लेते हो तो। चलो ठीक है, हम लोग दिग्भ्रमित हो गए कहीं पे, पता नहीं हम क्या बात कर रहे थे। सर एक चीज और बता दीजिए, जैसे आपने बोला जो दोष को देखकर चिकित्सा करते हैं, शमन चिकित्सा, वो उनके लिए हो गई जैसे कोई पर्टिकुलर दोष स्पेसिफिक बीमारी है। अगर जैसे कोई द्वंद्वज या त्रिदोषज है तो उसमें व्याधि को देख के चिकित्सा करनी है। नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। बंधज है उसमें भी आप दोष को देख करके कर सकते हैं, अगर वो स्पेसिफिकली दिखाई दे रहे हैं, उसके दोष के लक्षण आपको दिखते हैं। द्वंद्वज हम कह रहे हैं थोड़ी आप व्याधि प्रतिनिक करेंगे, द्वंद्वज में भी आप दोष चिकित्सा करिए। त्रिदोषज में डिपेंड करता है कि त्रिदोषज में तो वैसे भी नहीं कर सकते दोष की चिकित्सा, तीनों दोष की एक साथ चिकित्सा होती ही नहीं है। कहाँ पे? हाँ, तो व्याधि प्रतिनिक ही करेंगे, मतलब व्याधि को ही हिट करेंगे वहां पे। दो दोष की तो कर सकते हैं, दो दोष को एक साथ दूर करने वाली तमाम सारी औषधियां हैं जो वात पित्त पे काम करेंगी, वात कफ पे काम करेंगी, ऐसी औषधियां बहुत सारी हैं, तो द्वंद्वज तक तो कर सकते हैं आप ऐसा। सर जो तीसरी कैटेगरी बताई थी आपने दोष व्याधि, वो किसमें तो? दोष व्याधि में दोष भी है और व्याधि भी है, मतलब कॉम्प्लेक्स डिजीजेस हैं। जैसे कुछ सिम्टम आइडेंटिफाई होते हैं, मान लीजिए कुछ पर्टिकुलर सिम्टम है, जैसे मान लीजिए एक से ज्यादा व्याधि है, जैसे व्याधि संकर हमने कहा, तो एक कोई कंडीशन है वो तो दोष से दिखाई पड़ती है कि ये दोष की वजह से, मान लो उसको हाइपर एसिडिटी है, ठीक है, साथ में उसको कुछ और भी है, उसको दो और बीमारियां हैं, डायबिटीज भी है उसको, मान लीजिए कुष्ठ भी है, कुछ और भी चीज है,
तो हाइपर एसिडिटी तो तुमको समझ में आ रहा है कि चलो ये पित्त के बढ़े होने के, तो वहां तो दोष की चिकित्सा कर दी, वहां व्याधि की चिकित्सा नहीं है, वो दोष की ही चिकित्सा है ना। या रक्त पित्त है, तुमको मालूम है रक्त इन्वॉल्वमेंट है उसमें, पित्त का इन्वॉल्वमेंट है, वहां तो पित्त की शमन की चिकित्सा करनी है, वो तो ठीक है, दिख गया। साथ में कुछ और कॉम्प्लेक्स डिजीज है उसको, तो वो तो व्याधि की चिकित्सा करोगे वहां पे, तो वो दोष व्याधि चिकित्सा हो गई। मतलब दोष की भी चिकित्सा है उसी टाइम पे, और उसी टाइम पे व्याधि की चिकित्सा भी है। ठीक है, चलो तो क्या हम पता नहीं क्या बात कर रहे थे, प्रकृति और विकृति की बात कर रहे थे। हाँ, तो प्रकृति स्थापन जो तुम कह रहे थे, है ना। हाँ, तो प्रकृति का परीक्षण वहां पे ये सिर्फ करेंगे, मतलब बेसिकली क्या है कि वहां पर आप रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करेंगे, और रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस का मतलब हम सिर्फ उतनी ही चीजें जानेंगे, वही जानना चाहेंगे कि वो जब नॉर्मल था, जब वो स्वस्थ अवस्था में था, तो उस समय वो कैसा था। और आपका अप्रोच सिर्फ इतना ही होगा, आपका अप्रोच सिर्फ इतना ही होगा कि आप उसको वापस उस अवस्था में पहुंचा दीजिए जिस समय वो अपने को स्वस्थ महसूस कर रहा था। यही दोषों की समावस्था है। जब आप दोषों की समता करते हो तो कोई आपके पास तराजू नहीं है कि वात इतना है, पित्त इतना है, कफ इतना है, तीनों को बैलेंस कर दिया हमने। बैलेंस कैसे करोगे? बैलेंस करोगे उसके पर्सपेक्टिव में, उस व्यक्ति विशेष के पर्सपेक्टिव में बैलेंस करोगे। उसकी नींद पहले 8 घंटे सोता था, 6 घंटे सोता था, अभी 2 घंटे सोता है या 15 घंटे सोता है, उसको बैलेंस करके वापस वहां ले आओगे, वो हो गया आपका, वही चिकित्सा हो गई। यही आपका उद्देश्य है चिकित्सा का। ठीक है, चलो आज की क्लास समाप्त करते हैं। ठीक, कोई और विशेष क्वेरी, कोई सवाल? 3 दिन से वो यूरिन को जाता था, मतलब नॉर्मल प्रकृति के लिए। सर अगर ऐसे देखा जाए तो फिर मतलब ऐसे बोला गया ना कि पर डे कितना यूरिन आउटपुट होना चाहिए। यूरिन नहीं, हम स्टूल की बात कर रहे थे। 3 दिन में एक बार यूरिन कौन जाएगा भाई? नॉर्मल प्रोपोर्शन होता है ना कि एक दिन में इंसान को इतना, तो मतलब ऐसे डाइजेस्टिव पावर वगैरह देखने के लिए ये होना चाहिए। वैसा करने पे बॉडी में कुछ सिम्टम नहीं आना चाहिए, तो नॉर्मल रहना चाहिए। नॉर्मल होता है शरीर होगा, पहचान भी 2 दिन की बार जाती है। नॉर्मल का मतलब देखो, कई बार ये सारी चीजें, इसलिए देखो कई बार तुमको एक छोटी सी बात बताएं, जब बायोकेमिस्ट्री आप देखते हो तो बायोकेमिस्ट्री में आपको रेंज दिखाई पड़ती है। आप क्या है, हीमोग्लोबिन आप कहते हो 10 से लेकर के 14 तक नॉर्मल है, इसका मतलब 10 भी नॉर्मल है, 14 भी नॉर्मल है। रेंज बोल रहे हैं ना हम आपसे, आइडियल कट ऑफ नहीं है उसका कि 12.5 होना चाहिए हीमोग्लोबिन तब तुम नॉर्मल हो गए, नहीं। का ऐसा दिया है कि दिन में इसका 3 मतलब बार ये भी खाते ठीक है, हैं। वो भी ठीक है, एवरेज है ना, ये एवरेज पॉपुलेशन अगर है। किसी को वीक में 3 बार जा रहा है स्टूल के लिए और दिन में 3 बार, तो देखो उसको डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, मतलब ही शुड नॉट फील दैट दिस इज अ डिजीज। ठीक है, इफ इट इज अ नॉर्मल फिनोमिनन विद हिम देन इट्स फाइन। मोदी जी कहते हैं लोग 4 घंटे सोते हैं, तो 4 घंटे सोना भी बहुत अच्छी बात है। हम 10 घंटे सोते हैं, 10 घंटे सोना भी अच्छी बात है, क्या हर्ज है उसमें? वो एवरेज है, देखो फिर तुम, एवरेज है। This is what we are talking about is some specific people, but they are also healthy and normal people. If I am sleeping for 10 hours, then also I am healthy. If somebody is sleeping for 4 hours, then also he is healthy, unless or until he feels some discomfort related to that duration. उस 4 घंटे का डिस्कम्फर्ट होना चाहिए, उस 10 घंटे का डिस्कम्फर्ट होना चाहिए। वो लोअर लिमिट्स हैं, अपर लिमिट्स हैं, हाँ, लेकिन नॉर्मल है वो भी, क्योंकि उसको तो डिस्कम्फर्ट नहीं है। ठीक है ना, जैसे जैसे खाने की बात होती है ना, एक आदमी 1 रोटी खाता है, एक आदमी 4 रोटी खाता है। हम हॉस्टल में रहते थे, गोरखपुर के एक हमारे देवरिया के थे, कप्तान सिंह करके एक हमारे सीनियर थे। वो मतलब समझो उसको कहते थे कि, बताते थे लोग के साहब, कहते थे 42 भर के पूड़ी रखो उसके ऊपर, मतलब ही वॉज नॉट काउंटिंग दी पूड़ी एक्चुअली, वो कहता था 42 भर के रख दो पूड़ी, मतलब जितनी भी आए उसमें 20 आए, 40 आए, 25 आए, कितनी भी आए। तो ही वॉज ऑल्सो हैविंग द सेम काइंड ऑफ एपेटाइट, एंड हम लोग भी वहीं पे बैठ के खाते थे। हम 4 से 5 नहीं खा पाते थे, वो 42 भर के पूड़ी खाते थे। लेकिन वो ऐसा थोड़ा नहीं, राक्षस जैसे शरीर था उनका, ऐसा थोड़ी था, वो भी ऐसे ही थे, नॉर्मल व्यक्ति थे वो भी तो नॉर्मल ही है, वो अब नॉर्मल थोड़ी ना है, उसका हेपेटाइटिस तरीके का था वो। हाँ, लेकिन उससे तो हम ऐसे कैटेगराइज कर रहे हैं कि उसकी अपनी टीच है। हाँ, वो कुछ भी कर लो, कैटेगराइज कर लो, कुछ भी कर लो, आयुर्वेद के पास बड़ी लिबर्टी है कुछ भी कहने की। हाँ, सिम्टम सबसे बड़ी चीज यही है
कि उसको उसको लेकर के डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, या जिसको कहते हैं कि नॉर्मल, जो नॉर्मल आपका फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन अल्टर नहीं होना चाहिए। जैसे साइकेट्री में और एंजाइटी में कहते हैं ना, एक बड़ा फाइन लाइन है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। एंजाइटी नॉर्मल चीज है, नॉर्मल फिनोमेनन है, बट व्हेन दिस एंजाइटी कन्वर्ट्स इनटू अ डिजीज, एंजाइटी डिसऑर्डर कब हो गया, वो दोनों के बीच में फाइन लाइन है। एंजाइटी नॉर्मल एंजाइटी, ठीक है, आप भी परीक्षा देने जाओगे, अभी कोई सवाल पूछेगा, तुम्हारा मुंह सूख जाएगा एकदम, है ना, कि सवाल जैसे ही पूछेगा, क्या नॉर्मल एंजाइटी, आई मीन इट हैपेंस विद एवरीबॉडी, इट्स अ नॉर्मल फेनोमेनन, बट व्हेन दिस प्रिवेंट्स यू टू फंक्शन नॉर्मली, दिस इज अ डिसऑर्डर। ठीक है, अगर आपको काम करने नहीं देता है, काम से रोकता है, कुछ और चीजें रोकता है आपकी, आपको सोशली फंक्शन नहीं करने देता है, देन इट इज अ डिसऑर्डर। अदरवाइज नॉर्मल है, सबके, हमारे भी होता था, हम भी जाते थे इम्तहान देने तो मुंह सूखता था हमारा भी, सभी के साथ होता है ऐसे, इट्स ए नॉर्मल फिनोमेनन। ठीक है, तो यही यही डिफरेंस है, तो फंक्शन अल्टरेशन नहीं होना चाहिए। ठीक, एनी मोर क्वेरी, एनीबॉडी? चलो ठीक, इट वाज नाइस टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू।